क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? कोई बताएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है भाई? कल हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था, किसी को पता है? और ये रूल्स कब चेंज हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का? पहले कुछ अलग तरीके से इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकाला जाता था, आज कुछ अलग तरीके से निकाला जाता है। चलो समझते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखो नाम से ही पता चल रहा है, मानव विकास सूचकांक। इसका मतलब मानव के विकास की एक इंडेक्स जो है वो तैयार की जाती है, किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। अब यूएनडीपी के द्वारा तैयार तो की जाती है, लेकिन इसमें हमारे पास जो देखने को मिलेगा, सबसे पहला वर्ड आता है ह्यूमन डेवलपमेंट, बाद में इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब सिंपल सी बात है कि भाई किसी का रैंकिंग निकाला जा रहा है, हम लोग ये बात बोल सकते हैं ना कि किसी का रैंकिंग निकाला जा रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग पीपल्स चॉइस। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ह्यूमन के चॉइस को हम मापने की कोशिश कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर, क्या कर उनका चॉइस किस तरफ ज्यादा जा रहा है, या फिर जो कंट्री का डेवलपमेंट है उसमें से ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी, कि कितना एक तरीके से कैपेबल ह्यूमन हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लो एक ह्यूमन पहले 10,000 रुपये महीना कमा रहा था, इसका मतलब अब अगर 20,000 कमा रहा है उस देश में, इसका मतलब वो ह्यूमन ज्यादा कैपेबल है, पहले से ज्यादा क्षमता रख रहा है भाई वो परचेज करने का। देखना एक वर्ड ना हमेशा आता है, एक तो आता है आपका रियल इनकम और एक आता है आपका नॉमिनल इनकम। ठीक है, या फिर मनी इनकम भी बोलते हैं उसको, मनी इनकम बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको नॉमिनल इनकम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल इनकम। तो रियल इनकम का मतलब क्या हो गया कि रियल इनकम का मतलब हो गया कि उस इंसान के पास कितना परचेजिंग पावर है इनकम से रिलेटेड। अगर किसी भी देश में रियल इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, मतलब उस व्यक्ति का या उस देश में रह रहे इंसान का क्या बढ़ रहा है भाई? परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। परचेजिंग पावर मतलब क्रय शक्ति, मतलब खरीदने की क्षमता बढ़ रही है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आने वाले समय में या अभी भी जो मनी इनकम को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा। मनी इनकम का मतलब जितना भी टोटल कमा रहा है, जैसे 10,000 रुपया कमा रहा है, ठीक है मान लो, और उसका इनकम मान लो कि 5% से बढ़ा पिछले साल से इस साल, लेकिन इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया, तो उसकी वैल्यू तो कम हो गई ना। समझो बात को, मतलब हमने क्या बोला भाई, अगर 10,000 रुपया इनकम बढ़ा, ठीक है, 10,000 रुपया था इनकम, 5% से बढ़ा, लेकिन इन्फ्लेशन महंगाई जो है वो 10% से बढ़ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो नॉमिनल इनकम या फिर मनी इनकम में इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है, लेकिन जब रियल इनकम कैलकुलेट होता है तो एक्चुअल में बताता है कि अभी या फिर प्रेजेंटली किस तरीके से वो इंसान का परचेजिंग पावर है या नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है भाई कि रियल इनकम इज द मेन इंडिकेटर ऑफ द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ठीक है, उसका अगर रियल इंडिकेटर निकालना है कि वो सही तरीके से कैपेबल है या नहीं है, तो उसके रियल इनकम से मेजर किया जा सकता है। पहली बात तो यहाँ क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बोला गया फ्रीडम और ह्यूमन राइट, ये दोनों अपने आप में एक किताब है भाई, है ना, कि उस देश में वहां इंसानों को कितना फ्रीडम मिल रहा है, वहां पर ह्यूमन राइट्स का जो है वो फॉलो अप किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उनके अधिकार मतलब मानव अधिकार का पालन जो है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि गरीब को दबाया जा रहा है और अमीर को उठाया जा रहा है भाई, इन द सेंस कि क्या, कि उन लोगों को ज्यादा फोकस किया जा रहा है इन कंपेयर टू, कि कोई अगर गरीब अगर होता ही है, बहुत सारे ह्यूमन राइट जो कमीशन रहते हैं वो हमेशा एक्टिव रहती है भाई, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए वो इंडिया लेवल पर देखा जाए। तो ये सब सारे मेजरमेंट जो होते हैं वो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात यहां तक समझ गए कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हमने पिछले वाले क्लास में भी देखा था। अब यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट है महबूब उल हक, जिन्होंने सबसे पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया था कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होना चाहिए, जिसके जिसके तर्ज पर हम लोग किसी भी देश के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं। सबसे बाद में अमर्त्य सेन जो एक नाम थे, ठीक है, अमर्त्य सेन, उन्होंने एक तरीके से फॉलो अप किया था, लेकिन ज्यादातर इसमें जो मेन रोल था वो किनका था? महबूब उल हक का। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद उन्होंने बोला कि 4 एसेंशियल पिलर होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। क्या हम जो महबूब उल हक ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे, याद रखना कि ये कहाँ के इकोनॉमिस्ट है भाई? पाकिस्तान के।
अब इन्होंने बोला भाई कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट को निकालना है किसी भी देश में तो चार उसके क्या है भाई, तो पाकिस्तान से एक तो अच्छा काम हुआ, कम से कम इकोनॉमिक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया है, ठीक है। वैसे इकोनॉमिक्स में बहुत कम नाम रहता है भाई, ठीक है। लेकिन सोचो उन्होंने क्या बोला सबसे पहले कि इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट, ये चार चीजें होना जो है वो आवश्यक है किसी भी देश को अगर डेवलपमेंट करना है तो। क्या बोला भाई, इक्वालिटी मतलब इक्वल बिफोर लॉ और इक्वल इन एनी एस्पेक्ट, ठीक है। सस्टेनेबल मतलब इस तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि फिर फ्यूचर जनरेशन उसका जो है वो लाभ उठा सके, प्रॉफिट उठा सके। दोनों लेवल पर इक्वालिटी हर एक लेवल पर होनी चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इनकम लेवल पर भी इक्वालिटी होनी चाहिए और रीजन लेवल पर भी इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब हर एक इक्वालिटी अपने आप में ही बहुत बड़ा शब्द है, इक्वालिटी हर एक लेवल पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा हो मेन और वुमेन को, वहां पर भी इनइक्वालिटी है भाई, इक्वालिटी है नहीं, ठीक है। इनकम इनकम में भी इनइक्वालिटी हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण जो है वो इक्वली नहीं हो रहा है। प्रोडक्टिविटी कि क्या पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव है या नहीं है वो देश, मतलब पहले मान लो कि उसका लेबर फोर्स 50,000 था तो वो 1 लाख सामान बना रहा था, अब मान लो उसका लेबर फोर्स 60,000 हो गया और अभी भी अगर 1 ही लाख सामान बना पा रहा है वो देश, इसका मतलब उस देश की प्रोडक्टिविटी कम है, उत्पादकता कम है। मतलब जब उसका ह्यूमन रिसोर्स बढ़ रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इम्पावरमेंट, इम्पावर करना चाहिए हमको, जो लोअर क्लास है या वुमेन को या जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको हमेशा इम्पावर करना चाहिए ताकि वो एक लेवल पर पहुंच सके, ठीक है। ये बात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है भाई, इज द समरी मेजर्स ऑफ एवरेज अचीवमेंट। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स निकाला जाता है वो एवरेज अचीवमेंट निकाला जाता है, सबका क्या निकाला जाता है, एवरेज मतलब औसत, कि औसतन या फिर जो एवरेजली किस तरीके से एक देश जो है वो डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड की डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 3 डायमेंशन होता है जिस पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है यूएनडीपी। पहला है अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जो कि एक तरीके से अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ किससे रिलेट करता है भाई, हेल्थ से। जनरली बोला गया है कि 85 ईयर्स ऑफ एज जो होता है वो स्टैंडर्ड ईयर होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा कि कम से कम इंसान को 85 साल तक जीना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम जो टारगेट रखा गया वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। वैसे हमारे देश में तो 70 से 72 साल है भाई, है कि नहीं। तो मान लो किसी भी देश का अगर 85 लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है, वहां के लोग जो है 85 ईयर्स जी रहे हैं, इसका मतलब उस देश का एचडीआई इंडेक्स लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का कितना होगा भाई, क्या, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स जिसको बोलते हैं, जो अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है ना, अ लॉन्ग एंड हेल्दी कितना लंबा जीवन और कितना अच्छे तरीके से जीवन वहां जी रहा है, उसको हम लोग मेजर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 इंडेक्स निकाले जाते हैं। पहला इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा सूचकांक। जीवन प्रत्याशा सूचकांक मतलब क्या, और सूचकांक 1 के बराबर कब होगा, जब उसका जो उस देश का क्या होगा भाई, 85 ईयर्स ऑफ एज अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है, मतलब उस देश के मान लो यूरोप में 85 ईयर्स, या यूरोप का कोई देश है वहां 85 ईयर्स लोग जी रहे हैं, इसका मतलब उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स में उसका रैंक कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि अच्छा होता है। और जितना धीरे धीरे कम होता चला जाएगा 1 से, उतना खराब होता चला जाएगा, मतलब उस देश में उतना डेवलपमेंट कम हो रहा है। समझ में आ गया पहली बात। दूसरा है बीइंग अ नॉलेजेबल, ठीक है। बीइंग नॉलेजेबल का मतलब क्या है, एजुकेशन अच्छे से है नहीं, है या नहीं है, ठीक है, मतलब क्या है, एजुकेशन इंडेक्स। आई बात समझ में, एजुकेशन इंडेक्स इसमें 2 तरीके से निकाला जाता है, ठीक है, 2 तरीके से इंडेक्स निकाला जाता है, एक मीन ईयर निकाला जाता है और एक और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, अभी बताऊंगा उसको डिटेल में। बस यहाँ याद रखना कि नॉलेज को भी, कि उस देश में पढ़ने या फिर लिटरेसी जो है वो बढ़ी है नहीं बढ़ी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एजुकेशन का मामला, यहाँ हेल्थ का मामला आ गया, तो इसका अलग इंडेक्स निकलता है, इसका अलग इंडेक्स निकलता है, ठीक है। उसके बाद हैविंग द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का जो जीने का तरीका स्टैंडर्ड है वो अच्छा है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा भाई, अगर तुम्हारे पास रोकड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं होगा। आप जीवन को एक स्टैंडर्ड जीवन कब बोलोगे, जब आपके पास एक
एक मिनिमम आपके पास इनकम होगा जिसको खर्च कर कर आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये किससे रिलेटेड है भाई, इनकम से रिलेटेड है। तो देखो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तीन चीजों को मिलाकर निकाला जा रहा है। इनकम का मतलब पहले ना यहाँ पर जीडीपी शब्द का इस्तेमाल होता था, अब हो गया क्या, ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम का इस्तेमाल हो रहा है, सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है। पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन ये इंडेक्स जो है वो 2010 से इसे फॉलो किया जाने लगा, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखा जाए उसके पहले अगर बोला जाए 1990 से जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएनडीपी है वो लागू करके चल रही है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, एचडीआई इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, याद रखना कि एचडीआई जो है मतलब मानव विकास सूचकांक है वो किसका पार्ट है भाई, कौन रिपोर्ट पेश करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, ये तो पूरा एनुअली कलेक्ट करेगा जो रिपोर्ट देगा, और उसको एनुअली जो है वो एक तरीके से पब्लिश कौन करेगा, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जरूर याद रखना है। और 1990 से लगातार हर एक देशों का 193 नेशन है, पहले कम नेशन थे, अब जो है वो धीरे धीरे एक तरीके से बढ़ गए, वो अब 193 नेशन है जिनका जो है एचडीआई इंडेक्स निकालती है, कौन कौन निकालती है, यूएनडीपी निकालती है, किस रिपोर्ट के हिसाब से, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार से। यहां तक समझ में आ गया, थोड़ा सा क्लियर, बड़े यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिए। हाँ, नोबेल प्राइज जिनको मिला था, उनको मिला था कि पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को उन्होंने डायमेंशन निकाला था, किस तरीके से पॉवर्टी जो है डेवलप्ड नेशन में या फिर जो डेवलपिंग नेशन में उसको अच्छे तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, बढ़ाने का मतलब कि उनकी क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि वो कम हो सके, ठीक है। मानव विकास सूचकांक, जैसे कि मैंने बताया कि एसडीआई संयुक्त, देखो यहाँ पर हिंदी वाला याद रखना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है भाई, ठीक है। कौन, मानव विकास रिपोर्ट का एक हिस्सा है, मतलब मानव विकास जो रिपोर्ट है वो बहुत सारी रिपोर्टें देती है, उनमें से एक रिपोर्ट है एचडीआई इंडेक्स जो कि किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, यूएनडीपी, खत्म, ठीक है, बस ये बात याद रखना। आगे देखते हैं थोड़ा सा, हमने क्या बोला भाई, उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर देखो द अदर 4 इंडेक्सेस, एक तो एचडीआई इंडेक्स निकालती है भाई, है कि नहीं, मानव विकास सूचकांक, उसके अलावा भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो बहुत सारे इंडेक्स को निकालती है। उसमें से कौन सा इंडेक्स हो गया भाई, देखो भाई, पहला क्या हो गया, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, IHDI। सिर्फ एचडीआई इंडेक्स नहीं निकालती है, उसके अलावा भी 4 इंडेक्सेस या सूचकांक जो है वो निकालती है, कौन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, यूएनडीपी, याद रखना। दूसरा जो है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, मैंने थोड़ा बहुत बताया था आप लोगों को, ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, और उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो टोटल अगर बोला जाए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 4 इंडिसेस या 4 सूचकांक निकाली जाती है, और एक तो एचडीआई, बाकी 4 आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एक तो आपका IHDI है भाई, इनइक्वालिटी को मापा जाता है भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर क्या है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बाद क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, और क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, देख रहे हो। तो ये 5 जो है वो रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है, क्लियर हो गया। द इंडेक्स, देखो द इंडेक्स ऑफ द एचडीआई वेरीज फ्रॉम 0 to 1, मतलब 0 अगर है किसी भी देश का तो इसका मतलब वो अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं है, अगर 1 है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हमने बोला कि 0.582 अगर किसी का है और किसी का है 0.832, तो अच्छा कौन है भाई, 0.832, समझ में आया। तो ये बात है, हमने हालांकि इंप्रूवमेंट तो करी है, ठीक है, अभी हमारा रैंकिंग कितना है भाई, 130 है, वैसे अभी 2026 में आएगा तो वो रिपोर्ट आप लोग को याद रखना, 2025 वाला याद नहीं रखना है। कितना, 193 नेशन में हमारा रैंकिंग कहाँ पर है भाई,
130वां रैंक है। पहले 133 थे हम लोग, अब 130 पर आ गए। ठीक है, तो ये याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज आर ग्रुप्ड इनटू, जो कंट्री है, जितने भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है उसको 4 भाग में बांटा गया है। जैसे मान लो किसी का रैंकिंग अगर मान लो कि 0.832 आ रहा है, इसका मतलब वो किस दायरे में भाई, वेरी हाई, मतलब वहां उस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, अत्यधिक है, बहुत अत्यधिक है, मतलब एचडीआई इंडेक्स बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर किसी देश का मान लो कि 0.7 से लेकर 0.8 बोलते हैं, वैसे 799 याद रखना, मतलब क्या होगा 0.73 अगर 5 है, इसका मतलब ये कौन सा, हाई। ठीक है, वहां पर क्या उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई में है। तो ये यार बहुत बार पूछा भी जाता है इसको। ठीक है, तो इसको रैंक कीजिए, कि रैंक कीजिए कि पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है। ठीक है, और एबीसीडी ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना जरूरी है। और आजकल के जमाने में ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि 2010 के बाद ये चीजें बदली हैं। पहले 1990 से लेकर 2009 तक अलग तरीके से पेश किया जाता था, जिसमें मॉडर्न चीजों को साथ में लेकर नहीं चला जाता था। अब बात किया जा रहा है कि एआई को भी इंक्लूड कीजिए। जिस देश में एआई फैसिलिटेशन ज्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है, जिस देश में एआई का इस्तेमाल ज्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है, उस देश का एजुकेशन भी एक तरीके से आप लोग बढ़ाइए, या फिर स्किल को भी साथ में लीजिए। सिर्फ एजुकेशन ही मेन नहीं है, अगर एजुकेशन नहीं है और वहां के लोग ज्यादा स्किलफुल हैं तो मतलब वो देश ज्यादा डेवलप हो सकता है। तो सारे एंगल को आगे देखा जा सकता है, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार हुआ नहीं है। मीडियम, मीडियम में कौन आएगा, 0.550 से लेकर 0.699, समझ रहे हो। और यहाँ पर अगर 0.550 से अगर कम है तो एक तरीके से वो क्या है, लो, लो मीडियम हाई और वेरी हाई। तो 4 कैटेगरी में, या पहली बात तो ये याद रखना कि 4 कैटेगरी में बांटा गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन कितने रिपोर्ट देता है, 5 रिपोर्ट देता है एचडीआई के अलावा। एचडीआई के अलावा क्या देता है भाई, इनइक्वालिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा हिंदी में देखो भाई, हिंदी में कितने ग्रुप में, जो कि अभी यहाँ पे थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर देखा जाए, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बोला गया सबसे पहले, कहां पर मैं बोल रहा था अभी, यहाँ पर ये असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, लिंग विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक और बहुयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, ये वाला याद रखना। उसके बाद अगर देखा जाए एचडीआई सूचकांक 0 से 1 के बीच में, उसके बाद 0 अगर 0.800 मतलब क्या है, उससे अधिक है तो मतलब बहुत उच्च में है, फिर उच्च आता है, फिर आपका माध्यमान आता है, फिर आपका निम्न स्तर आता है। ठीक है, याद रखना ये वाला 0.550, इसको एग्जैक्टली याद रखना, इसमें मत कर देना 500 मत कर देना इसको। ठीक है, इससे कम है तो अगर 0.550 से 0.699 7 तक है तो इसका मतलब क्या हो गया, मध्यम। और अगर 7 से लेकर 799 तक है, इसका मतलब वो क्या हो गया, उच्च। और एक तरीके 0.800 से ऊपर है तो वो क्या हो गया, बहुत अच्छे। ठीक है, अब देखो भाई थोड़ा सा, अब क्या है, हम क्या बता रहे हैं, अब देखने को मिलेगा आपको डिटेल्स अबाउट द डायमेंशन। अब समझना यहाँ पर, अभी हमने बोला कि 3 इंडिकेटर, हाँ या ना, 3 इंडिकेटर कौन कौन सी है, 3 डायमेंशन, सॉरी इंडिकेटर नहीं डायमेंशन बोलना है। ठीक है, डायमेंशन का मतलब आयाम होता है, 3 आयाम, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, याद रखना है 3 चीज। तो सबसे पहले अगर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ किसी भी देश में मापा जा रहा है, मतलब लंबा और स्वस्थ जीवन, तो जीवन मतलब जन्म पर जीवन प्रत्याशा कि कितने साल तक वहां के लोग एवरेजली जिंदा रहते हैं, तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए भाई, 85, पहली बात। ठीक है, दूसरा नॉलेज कैसे देखा जाएगा भाई, उस देश में नॉलेज बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, ज्ञान उस देश के लोगों के पास है या नहीं है, तो उसको देखा जाएगा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर अ स्कूल एंटरिंग चाइल्ड और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर अ एडल्ट एज 25। यहाँ 18 साल होता है और यहाँ आपको 15 साल देखने को मिलेगा। ठीक है, जो मैक्सिमम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए भाई, कि एक्सपेक्ट ये किया जाता है, एक्सपेक्ट का मतलब यहाँ पर देखो, स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए अपेक्षित स्कूली शिक्षा, मतलब आज अगर प्रवेश लिए तो कम से कम ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चा 18 साल तक रेगुलर पढ़ाई करे, ताकि वो ग्रेजुएशन कम से कम कर रहा हो 18 साल तक। इसका मतलब ये है ना
कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना होना चाहिए भाई, अपेक्षा कितना होना चाहिए कि स्कूली शिक्षा कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष तक। और मिनिमम मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब 25 वर्ष की आयु के वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष कि कम से कम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, और कम से कम 15 साल होना चाहिए। कि वो 25 साल का बंदा है तो 15 साल मतलब पढ़ाई लिखाई में उसका जीवन गया हो, तभी वो एक ह्यूमन कैपिटल, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी जन्म ले सकता है। तो यहाँ पर दो इंडेक्स, एक क्या होता है भाई, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स अलग निकलता है और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स अलग निकलता है। ठीक है, इसको किस तरीके से मेजर किया था वो सवाल नहीं आएगा, बहुत माइनर है। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स और यहाँ पर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स। बस याद रखिएगा कि नॉलेज को निकालने के लिए कौन से दो सूचकांक निकाले जाते हैं, तो दो सूचकांक निकाले जाते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स EYSI और MYSI। और इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, EYSI अलग से निकालते हैं, उसके बाद आपको MYSI अलग से निकालते हैं, उसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, उसके बाद जो निकलता है वो आपका नॉलेज का इंडेक्स निकलता है। आई बात समझ में, एक एक बात क्लियर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या, ग्रॉस नेशनल, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं आई, इनकम इंडेक्स। तो 3 इंडेक्स निकाला गया भाई, पहला तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, फिर यहाँ एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स सूचकांक, ठीक है, उसके बाद मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग सूचकांक, उसके बाद आपको देखने मिलेगा इनकम इंडेक्स या फिर आपको इंडेक्स। ठीक है, और ये निकालने के लिए मतलब यहाँ पर इनकम का रोल ज्यादा है। अब इनकम का रोल ज्यादा मतलब यहाँ पर कौन सा इनकम निकाला जाएगा, ग्रॉस नेशनल इनकम। और देखो परचेजिंग पावर पैरिटी कि वहां के लोगों का या लोगों के इनकम का कितना खरीदने का क्षमता है। और जनरली अगर खरीदने की क्षमता को बोलेंगे तो अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया वो कौन सा इनकम होगा, दैट इज कॉल्ड द रियल इनकम। तो अगर आपको देश की डेवलपमेंट देखनी है इनकम का, तो आप रियल इनकम देखेंगे कि उस देश के लोगों का रियल इनकम जो वास्तविक आय है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ना कि नाममात्र आय। नाममात्र आय में इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड का मतलब क्या है कि इसमें जो भी इनकम आएगा वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आएगा। और अगर जो नॉमिनल इनकम होता है, जो नाम मात्र होता है, वो एक तरीके से उसमें जो मुद्रास्फीति या महंगाई को इंक्लूड नहीं किया जाता, वो आपका टोटल इनकम हो गया। नहीं, यहां इनकम है भाई, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी नहीं बता रहा मैं, खान जीडीपी में चली गई। रियल इनकम याद रखना है। ठीक है, याद समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, बहुत अच्छा। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस, इनकम और जीडीपी में अंतर नहीं। बेस ईयर क्या, बेस ईयर कंसिडर करेंगे किसमें, रियल इनकम में। हाँ, रियल इनकम में बेस ईयर कंसिडर करेंगे। नहीं, जनरली 1-1.5 साल 2 साल का ही कंसिडर करते हैं, उसमें वैसा कोई नहीं कि बेस ईयर के आधार पर। रियल इनकम का मतलब क्या हो गया, सिंपल से मान लो कि हमने बोला आपका 500 जो डॉलर है वो आपका रियल इनकम है, इसका मतलब आपके पास कितना पैसा है भाई खरीदने के लिए। अगर हमने बोला कि आपका जो मनी इनकम है, ठीक है, या नॉमिनल इनकम है वो आपका 500 डॉलर, इसका मतलब अभी तक आपने इसमें टैक्स नहीं दिया है, बहुत सारी चीजें नहीं दी हैं, तो वो सब कम होके एक तरीके से आपका रियल इनकम तो कम हो जाएगा ना, समझ रहे हो। हाँ, तो इन्फ्लेशन काउंट करें तो ये नहीं निकल गया। अगर आप यहां से सारी चीज इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दो, इसका निकालने का बहुत अलग फॉर्मूला होता है। बस आप याद रखो कि रियल इनकम क्या होता है, असली परचेजिंग पावर ऑफ द इनकम होता है। और मनी इनकम का मतलब क्या हो गया कि जो, इसीलिए परचेजिंग पावर पैरिटी से कभी भी निकाला जाएगा, वो क्या होगा भाई हमारा रियल इनकम। ठीक है, तो यहां पर याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आया भाई, हाँ, वो सब एक्सक्लूडेड रहता है, वो सब टैक्स वगैरह सब एक्सक्लूडेड रहता है। आपके पास एक्चुअल कितना पैसा है जो आप खर्च करने के लिए रेडी हो, दैट इज कॉल्ड द रियल इनकम ना। आपका रियल इनकम मान लो आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन आप 50,000 60,000 टैक्स ही दे रहे हो, तो आपका खर्चा करने वाला इनकम कितना है, 40,000। समझ रहे हो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपका 1 लाख रुपए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, नहीं। आपका ये 40,000, अगर 40,000 रुपया था आपका रियल इनकम, अब 80,000 रुपया हो गया, तो मतलब अच्छी बात है। अगर मान लो कि अगर किसी भी देश में मान लो रियल इनकम पहले 100 रुपया था, ऐसे समझो 100 रुपया था, अब उसका इनकम हो गया मान लो कि 150 रुपया,
ठीक है, मतलब कितना परसेंट इनकम बढ़ा, ऐसे समझो कितना परसेंट इनकम बढ़ा, 50 बढ़ा, किससे बढ़ा, 100 से बढ़ा, गुना करो 100, कितना परसेंट इनकम बढ़ा इसका, रियल इनकम कितना, 50%। लेकिन मान लो इन्फ्लेशन जो है, पहले 100 रुपया था, अब 160 रुपया हो गया, सारी चीजों का कीमत लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना 60, तो मतलब 60% जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ा, मतलब वो अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर नॉमिनल इनकम के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन रियल इनकम में रियल परसेंट दिखा रहा है क्योंकि इसमें एडजस्टेड है, और अगर हम जनरली अगर नॉमिनल इनकम को देखेंगे तो उसमें एडजस्टेड नहीं है, मतलब आपका 60% जो वैल्यू है पैसा का वो कम हो गया, 60% इन्फ्लेशन का मतलब। सोचो ना कि पहले आपके पास 100 रुपया था, उसकी वैल्यू 100 रुपया थी, अब वही 100 रुपया में, पहले मान लो कि 100 रुपया में आप 1 किलो अनार खरीदते थे, अब वही 100 रुपया में आप आधा किलो अनार खरीद रहे हैं, तो आपकी करेंसी की वैल्यू अनार के प्रति कम हुई है कि नहीं हुई, हुई है, क्योंकि वही 100 रुपया पहले आप, अगर आपका इनकम उस लेवल पे बढ़ा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम आपका उस तरीके से नहीं बढ़ा है तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो यहां तक लिखिए भाई फटाफट, उसके बाद फिर आगे हम लोग इसके अदर इंडेक्स पर आएंगे। हाँ बताइए। हाँ, नया रूल निकाला है कि अपने कैंपस के अंदर अगर कोई भी भेदभाव करता है तो उस, नहीं बोल कैसे नहीं सकता, वो कमेटी निरीक्षण करेगी ना, बोल नहीं सकते, वो जनरल कैटेगरी को उस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। हाँ वो गलत है थोड़ा सा, उस पर सुप्रीम कोर्ट जरूर डिसीजन देगी, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था ये बनाने के लिए, लेकिन ऐसा बनाया गया, अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अभी उसका चेक एंड बैलेंस करेगी ना, नहीं पास हो चुका है लेकिन उसको चेक एंड बैलेंस तो करेगी ना, चेक एंड बैलेंस कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि भाई आप ऐसा कोई कानून लाइए जिससे जो है ये रैगिंग वगैरह जो स्कूल के कैंपस में या फिर स्कूल नहीं मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस या कॉलेज के कैंपस में हो रहा है उसको रोका जाए। हाँ मतलब किसी के साथ हो सकती है लेकिन जनरली स्कूल कैंपस में नहीं होना चाहिए ना। नहीं बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे कि जहां पर जो ओबीसी एससी और एसटी के ऊपर ज्यादा एक तरीके से हाँ केसेस आ रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने बोला था, तो रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन इसमें जनरल कैटेगरी को ऐड करना चाहिए क्योंकि सबको समान अधिकार देना चाहिए भाई, फिर यहाँ पर भी रिजर्वेशन टाइप में बात आ गई तो वो अच्छी बात नहीं। हाँ ये एंगल हो सकता है, तो उसको तो करेगा करेगा कुछ ना कुछ तो होगा इसमें चेंज। हिंदी। एडजस्टेड होता है। कौन रियल में एडजस्टेड होता है, सॉरी नॉमिनल में एडजस्टेड नहीं होता ना, नॉमिनल में। जैसे हम लोग अगर सोचो मनी वेजेस के बारे में बोल रहे हैं, मनी वेजेस और एक रियल वेज, ऐसे समझो कि और भी आसान तरीका है। हमने क्या बोला भाई, एक रियल वेज बोल रहे हैं और एक मनी वेज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रियल वेजेस मतलब वेतन, वास्तविक वेतन, और एक बोल रहे हैं हम लोग नॉमिनल वेजेस, ठीक है, नॉमिनल वेजेस। तो नॉमिनल वेजेस का मतलब क्या हो गया भाई, टोटल वेजेस ऑफ एन वर्कर, एक ऐसे बोल सकते हैं, एक वर्कर का टोटल वेज कितना है, टोटल उसका तनख्वाह कितना है। और रियल वेजेस का मतलब उसमें एडजस्टेड इन्फ्लेशन रहता है, इन्फ्लेशन उसमें एडजस्टेड रहता है, इसमें एक्चुअल पता चलता है, मान लो कि एक इनकम इसका है, मान लो कि 100 रुपया, ठीक है टोटल, लेकिन उसका 70 रुपया अगर रियल वेजेस निकल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या, 70 रुपया वो खर्च कर सकता है, परचेजिंग पावर है, ठीक है, समझ में आया। इनकम को वेजेस से रिप्लेस कर दो।
जैसे मान लो ना कि आपने क्या बोला कि उसको एक फॉर्मूला होता है जिसके हिसाब से उसको निकाला जाता है। अब जैसे मान लो कि $500 अगर साल में उसका रियल इनकम है, इसका मतलब इसमें इन्फ्लेशन को पहले से ही काउंट करके इसकी वैल्यू को बढ़ा दी गई है या घटा दी गई है, घटा दी गई है। मतलब जो 500 है वो इन्फ्लेशन का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो एक्चुअल में उसका इनकम है इन्फ्लेशन के साथ। हाँ, हाँ, जितना भी चाहे वो इनकम कितना उसका इन्फ्लेशन कितना भी हो, तो वो रियल है। नॉमिनल का मतलब पूरा, नॉमिनल का मतलब पूरा, ठीक है। इसमें बस जरूर ये लिख लीजिएगा कि HDI यहाँ पर LEI निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, यहाँ पर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, फिर इन दोनों को साथ में जो निकाला जाता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग प्लस मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2 होता है। और यहाँ पर जो निकालते हैं वो आई से। आई का मतलब क्या हो गया, इनकम इंडेक्स। ना ना ना, फॉर्मूला निकालते, ये 18 साल और ये 15 साल और ये 85 ईयर्स, बगल में लिख लीजिएगा 85, ये 18 और ये 15 और ये 75,000 होता है। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, $75,000, 75,000, 7500 है कि 75,000 है, 1000 ही होगा, 100 क्यों होगा, कम हो जाएगा। ये सब सारे जितने भी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, जैसे इसको निकाला जाता है ना, जैसे मैं एक बता रहा हूँ, जैसे LE -20 और 85 -20 ऐसे करके, ठीक है। 80 तो LE अगर मान लो किसी भी देश का, अगर मान लो कि कितना है भाई, मान लो कि 85 है, तो 85 -20 हो गया और 85 -20 हो गया, कितना आ गया, 60 नहीं 65 ना, 65/65 एक आ गया। अगर यही मान लो कि किसी का एक्सपेक्टेंसी है मान लो 70, तो क्या हो गया 70 -20 अपन यहाँ 65, तो यहाँ पर 50/65 मतलब 1 से कम है, तो 0 पॉइंट ऐसे निकल जाता है, समझ रहे हो। तो ये मैक्सिमम है, ये लिख लिया था ना सारा, है हो गया। चलो अब देखो भाई, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एक रिपोर्ट है जो कि किसके द्वारा लाया जाता है, UNDP के द्वारा भाई, और रिपोर्ट पेश किया जाता है HDI के द्वारा। जेंडर इनइक्वालिटी इज ए न्यू इंडेक्स, ये जनरली जितने भी हुए हैं वो 2010 के बाद है। मैंने बताया भाई कि पहले HDI निकाला जाता था 2010 के बाद, और 4 जो है वो निकालना जाने लगा। डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी एंड दैट वाज पायनियर्ड इन 2010 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट बाय UNDP। याद रखना कि यहाँ डिस्पैरिटी के बारे में बात किया जा रहा है। डिस्पैरिटी मतलब क्या, जेंडर, जेंडर में कौन आता है, मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल में इनइक्वालिटी कितना एक तरीके से बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, उसको एक तरीके से मेजर। अगर इनइक्वालिटी कम हुआ है इसका मतलब अच्छा है, अगर इनइक्वालिटी बढ़ा है मतलब खराब है। इनइक्वालिटी मतलब असमानता। अगर मान लो कि इनइक्वालिटी क्या है, अगर कोई पूछे कि इनइक्वालिटी अगर बढ़ा है तो इसका मतलब वो अच्छा है या बुरा है भाई, अच्छा नहीं है, ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। अगर इनइक्वालिटी कम हुआ है तो इनइक्वालिटी और डेवलपमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इनइक्वालिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्स प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट से। तो अगर ये घटा होगा, इनवर्स है, घटा होगा तो डेवलपमेंट क्या है, बढ़ा होगा। तो अगर कोई दो चीज के बीच में अगर उल्टा रिलेशन होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई जेंडर इनइक्वालिटी 3 डायमेंशन पर निकालते हैं वो, कि रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है, मतलब हेल्थ सिस्टम किस तरीके से बढ़ा है, या रिप्रोडक्टिव किस तरीके, ऐसा तो नहीं हो रहा कि माए बच्चे को जन्म दे रही लेकिन एक तरीके से क्या है, बच्चे मर जा रहे हैं। उसके बाद और भी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ यही नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि मेल का जो हेल्थ है और जो फीमेल का जो हेल्थ है उनके बीच में किस तरीके से जो है वो चीजें वो चल रही है, पहले से बेहतर हुई है या नहीं बेहतर हुई है, ठीक है। उसके बाद
एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, या फिर जो जेंडर से रिलेटेड मेन और वुमेन में ज्यादा एम्पावर किसको किया जा रहा है। जैसे कि हमारे देश में जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है वो एक तरीके से कम हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो बहुत सारे एम्पावरमेंट के काम किए गए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, उसके बाद और भाई कि रिजर्वेशन 33%, जो नारी संहिता मतलब एक लॉ लाया गया जिसके तहत 33% रिजर्वेशन। तो वो तो वुमेन को एम्पावर करने के बारे में बात किया जा रहा है ना, कि राज्यसभा लोकसभा में एक तरीके से 33% जो होगा भागीदारी, वो क्या होगा, वुमेन का देखने को मिलेगा। लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन में मतलब जो श्रम बल है, लेबर फोर्स, उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है या नहीं है, तो उसके हिसाब से पहले से अगर बेहतर हुआ है तो ये इंडेक्स अपने आप में बेहतर होगा आपके देश के लिए। मतलब क्या, कम होगा इनइक्वालिटी। और जितना कम होगा इनइक्वालिटी, मतलब जैसे मान लो कि 100 लेबर अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरे 100 लेबर काम कर रहे हैं हमारे देश में, उसमें से मान लो कि 20 लेबर है वुमेन और 80 है मेन, मतलब इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। अगर यही 60 और 40 हो गया, ठीक है, या फिर 50 और 50 हो गया, इसका मतलब इक्वालिटी है, ये प्रॉपर इक्वालिटी है। लेकिन प्रॉपर इक्वालिटी का वर्ड कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, याद रखना। तो याद रखना है कि अगर कम हुआ है तो अच्छी बात है, अगर ज्यादा हुआ है तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो एक तो ये बात है, समझ के चलना है हमें। तो यहाँ पर क्या बोला गया भाई, जो लैंगिक असमानता सूचकांक या लिंग असमानता सूचकांक बोलते हैं, प्रजनन, जो स्वास्थ्य या फिर सशक्तिकरण और श्रम बाजार भागीदारी, 3 आयामों को जोड़कर एक तरीके से 2010 से जो है वो यूएनडीपी इसको पब्लिश कर रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा ये हो गया जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब क्या, जेंडर मतलब मेल और फीमेल का डेवलपमेंट किसमें ज्यादा हो रहा है, उसमें तो इनइक्वालिटी, डेवलपमेंट को अलग से देख रहे हैं। तो इसमें 3 चीजों को ले रहे हैं। देखो, जैसे कि आपने पूछा था ना कि क्या क्या डायमेंशन को लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट अ बर्थ, अ स्कूलिंग ईयर फॉर एडल्ट और स्टैंडर्ड लिविंग जीएनआई पर कैपिटा। इन तीनों के हिसाब से सिर्फ जेंडर को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। मतलब क्या, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। लिंग जो है विकास सूचकांक, ठीक है, याद रखना जीडीआई इज द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल जीडीआई वैल्यूज। फीमेल का अलग निकाला जाएगा, मेल का अलग, और उस देश को देखा जाएगा कि उस देश में पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं किया, या कौन सा देश ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें रेशियो निकाला जाता है अलग से। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें सारों को इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो याद रखना कि यहाँ पर जो है वो जनरली इस तरीके से निकाला जाता है। लिंग विकास सूचकांक, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वयस्कों के लिए स्कूल शिक्षा वर्ष, और एक तरीके से जीवन स्तर प्रति सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, आगे पढ़ेंगे, ये दोनों खत्म कर लो पहले, वो अलग है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू वो लाया जाता है। तो यूएनडीपी खत्म होगा, फिर वर्ल्ड, ये यहाँ तक, हाँ यहाँ तक, इसको फटाफट लिख लो। दो है जीआईआई और जीडीआई, ठीक है।